नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी। 17वीं 18वीं किस्त के 5,000 आज से मिलना शुरू। पेमेंट लिस्ट जारी। झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना राज्य की लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक सहारा बन चुकी है। हाल ही में 16वीं किस्त जारी होने के बाद अब दिसंबर और जनवरी महीने की 17वीं 18वीं किस्त की राशि भी महिलाओं के खातों में ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। 17 फरवरी 2026 से 5,000 की संयुक्त राशि कई लाभार्थियों को मिलनी शुरू हो चुकी है, जिससे महिलाओं में खुशी का माहौल है। ये योजना खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने सहायता देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। जिन महिलाओं ने समय पर आवेदन किया था और जिनका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है, उन्हें अब लगातार किस्त का लाभ मिल रहा है। अगर आपने भी आवेदन किया है तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि नई लाभार्थी सूची में आपका नाम है या नहीं। सरकार की ओर से घोषणा के बाद 17 फरवरी 2026 से 17वीं और 18वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन महिलाओं का नाम नई लाभार्थी सूची में दर्ज है, उन्हें 5,000 की संयुक्त राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जा रही है। ये राशि दिसंबर और जनवरी महीने की किस्त के रूप में दी जा रही है। कई जिलों में भुगतान की पुष्टि भी हो चुकी है। जिन महिलाओं के दस्तावेज सही पाए गए हैं और जिनकी आय, उम्र तथा निवास संबंधी जानकारी सत्यापित हो चुकी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भुगतान मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी पात्र महिला को योजना से वंचित न रहना पड़े। अगर अभी तक आपके खाते में राशि नहीं आई है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भुगतान चरणबद्ध तरीके से जारी है। बजट सत्र को लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने की उच्च स्तरीय बैठक। अधिकारियों को दिए ये निर्देश। बजट सत्र के दौरान सदन में आने वाले प्रश्नों को सही और ससमय जवाब देने का सख्त निर्देश स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने राज्य के आला अधिकारियों को दिए हैं। विधानसभा में मंगलवार को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार सहित विभिन्न विभागों के सचिव मौजूद थे। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर की मौजूदगी में हुई इस बैठक में स्पीकर ने सदन में ध्यानाकर्षण, प्रश्नकाल आदि में आने वाले प्रश्नों का सही और ससमय जवाब सरकार की ओर से देने के निर्देश दिए। बैठक के बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने मीडियाकर्मी से बात की। स्पीकर ने कहा कि अधिकारियों के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि जो भी सामग्री की आवश्यकता बजट सत्र के दौरान होगी, उसे उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से विभागीय अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि ससमय प्रश्नों का जवाब आएगा। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस सत्र को अहम बताते हुए कहा कि अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने में कार्यपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे में उनसे अपेक्षा की गई है कि सदन के अंदर जो भी प्रश्न आए उसका ससमय जवाब मिले। साथ ही विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है, जिससे 18 फरवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को सुचारू ढंग से संचालित किया जा सके। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र इस बार खास होने वाला है। इस बार के बजट सत्र में जहां विधानसभा पेपरलेस की दिशा में कदम बढ़ाता दिखेगा, वहीं सदन की कार्यवाही भी बदली सी दिखेगी। 18 फरवरी से शुरू हो रहे इस बजट सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे, जिसकी शुरुआत 18 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से होगा। 19 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और वाद विवाद के बाद 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 का तृतीय अनुपूरक बजट पेश होगा। 20 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर और मतदान होगा। इसी दिन राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी लाए जाने की संभावना है। शनिवार और रविवार की वजह से 21 और 22 फरवरी को अवकाश रहेगा। वहीं 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव के मतदान की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित होने की संभावना है। हालांकि अभी तक के कार्यक्रम के अनुसार इस दिन अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के बाद मतदान और पारण निर्धारित किया गया है। 24 फरवरी को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। इससे पहले प्रश्नकाल की कार्यवाही होगी। 25 फरवरी को बजट पर सामान्य वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर होगा। 26 फरवरी को भी आय व्यय के अनुदान मांगों पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर होगा। 27 फरवरी को अनुदान मांगों पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर होगा। इसके बाद 28 फरवरी से 8 मार्च तक होली का अवकाश रहेगा। फिर 9 मार्च से 13 मार्च तक प्रश्नकाल के बाद बजट के अनुदान मांगों पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर और मतदान होगा। धनबाद के बरमसिया बिजली घर के पास झाड़ियों में लगी आग, बड़ा हादसा टला।
धनबाद शहर के बरमसिया स्थित बच्चा जेल परिसर के समीप पावर हाउस परिसर की झाड़ियों में मंगलवार को अचानक आग लग गई। पावर हाउस में मौजूद कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल बचाव कार्य शुरू कर दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झाड़ियों से धुआं उठते देख कर्मचारियों ने बिना समय गंवाए पानी व अन्य संसाधनों से आग बुझाना शुरू कर दिया। फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। हालांकि दमकल टीम के पहुंचने से पहले ही बिजली विभाग के कर्मियों ने काफी हद तक आग पर काबू पा लिया था। बिजली कर्मियों ने कहा कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण अर्थिंग से निकली चिंगारी बताया जा रहा है, जिससे पास की सूखी झाड़ियों में आग भड़क गई। गनीमत रही कि समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे जनहानि या उपकरणों को नुकसान नहीं हुआ। बिजली आपूर्ति भी सामान्य रही। नगर निकाय चुनाव में गड़बड़ी पर होगी सख्त कार्यवाही, सरकारी कर्मी को हो सकती है 3 से 5 साल की जेल। झारखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने स्पष्ट किया कि यदि मतदान कार्य में तैनात सरकारी कर्मी बूथ कैप्चरिंग या अन्य अनैतिक गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं और ये प्रमाणित हो जाता है तो उन्हें 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि आम नागरिकों के लिए ऐसी गड़बड़ियों पर 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों या पदाधिकारियों के मामले में न्यूनतम सजा 3 वर्ष की होगी। इसके अलावा विभागीय कार्यवाही भी होगी, जिससे उनकी नौकरी भी जा सकती है। आयोग ने अपेक्षा की है कि सभी निर्वाचन कर्मी स्वच्छ एवं निष्पक्ष मतदान में अपनी भूमिका निभाएंगे। इस गैर दलीय आधार पर होने वाले चुनाव में राज्य के 43,33,574 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 22,07,203, महिला मतदाताओं की संख्या 21,26,227 तथा थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 144 है। राज्य में कुल 48 नगर निकाय हैं, जिनमें 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत शामिल हैं। इन सभी में 23 फरवरी 2026 को एक ही दिन बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान होगा। कुल 1087 वार्डों में 4,304 बूथ बनाए गए हैं, जहां लगभग 50,000 सरकारी कर्मी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर सहित 5 निर्वाचन कर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा हर बूथ पर एक पदाधिकारी के साथ 4 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उड़न दस्ता टीमों तथा वरीय पदाधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किया जाएगा। मतदान के बाद 27 फरवरी 2026 को मतगणना होगी। मतगणना स्थल वज्रगृह की सुरक्षा 3 लेयर में सुनिश्चित की गई है। चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर का उपयोग करने का निर्णय लिया है। महापौर अध्यक्ष पद के लिए पिंक कलर का तथा वार्ड पार्षद के लिए सफेद रंग का बैलेट पेपर होगा। मतदाता अपने परिचय पत्र दिखाकर मतदान कर सकेंगे। लातेहार ड्रिंक एंड ड्राइव केस, निलंबित सीओ पर कार्रवाई को लोगों ने बताया नाकाफी। ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में निलंबित सीओ से जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा मात्र 10,500 रुपये का जुर्माना लेकर छोड़ दिए जाने के बाद स्थानीय लोगों में लातेहार जिला प्रशासन के प्रति नाराजगी और सवाल दोनों बढ़ गए हैं। लोगों का कहना है कि संबंधित अधिकारी के वाहन का इंश्योरेंस और प्रदूषण प्रमाण पत्र पहले से फेल थे और सीट बेल्ट का भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। ऐसे में परिवहन नियमों के तहत अतिरिक्त जुर्माना और कार्रवाई भी बनती थी, लेकिन केवल ड्रिंक एंड ड्राइव का फाइन लेकर वाहन और अधिकारी को छोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यदि यही गलती कोई आम व्यक्ति करता तो उस पर अलग अलग धाराओं में चालान काटा जाता और सख्त कार्रवाई होती। लोगों का कहना है कि अधिकारी होने के कारण मामले में नरमी बरती गई, जिससे प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले को लेकर लातेहार में प्रशासन की कार्रवाई पर चर्चा तेज हो गई है। आम लोगों का कहना है कि कानून और नियम सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए, ताकि प्रशासन के प्रति लोगों का भरोसा बना रहे। इस पूरे मामले में निलंबित सीओ प्रमोद कुमार और जिला परिवहन पदाधिकारी उमेश मंडल की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अब लोगों की नज़र प्रशासन की आगे की कार्रवाई और आधिकारिक स्पष्टीकरण पर टिकी हुई है। पुलिस की चेतावनी, बच्चा चोर की अफवाह पर ना करें भरोसा, कानून हाथ में लिया तो होगी कार्रवाई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों बच्चा चोर की अफवाहों को लेकर भय और असमंजस का माहौल बना हुआ है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अपुष्ट वीडियो और संदेशों ने लोगों में दहशत फैला दिया है। नतीजतन केवल शक के आधार पर राह चलते निर्दोष लोगों को, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों और बाहरी मजदूरों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। पुलिस जांच में अब तक अधिकांश मामलों में पीड़ित व्यक्ति पूरी तरह निर्दोष पाए गए हैं। बावजूद इसके अफवाहों के कारण भीड़ का उग्र रूप कई लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। व्हाट्सएप ग्रुपों और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित वीडियो और संदेश इन घटनाओं की मुख्य वजह बन रहे हैं। कई वीडियो अन्य राज्यों या पुराने मामलों के होते हैं, जिन्हें स्थानीय घटना बताकर वायरल कर दिया जाता है। बिना सत्यापन के इन्हें शेयर करने से लोगों में आक्रोश फैलता है और भीड़ कानून हाथ में ले लेती है। विशेषज्ञों का मानना है कि भीड़ मानसिकता, मॉब मेंटालिटी के कारण सामान्य व्यक्ति भी कुछ ही मिनटों में हिंसक हो सकता है। यही कारण है कि अफवाहें गंभीर अपराध में बदल जाती हैं। पुलिस के अनुसार अफवाहों के कारण अब तक कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। कई मामलों में भीड़ ने न तो पूछताछ की और न ही सच्चाई जानने की कोशिश की। इस तरह की घटनाएं न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती हैं, बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी खतरनाक हैं। धनबाद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के साथ मारपीट न करें। संदेह होने पर तुरंत स्थानीय थाना या डायल 112 पर सूचना दें। अफवाह फैलाने, भड़काऊ पोस्ट शेयर करने या भीड़ बनाकर हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे मामला में मारपीट, गंभीर चोट, हत्या का प्रयास और आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर अभिभावकों से भी अपील की है कि बच्चों को सुनसान स्थानों पर अकेले न भेजें। बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें और उन्हें जागरूक करें। किसी अजनबी के दिखने पर अफवाह न फैलाएं, बल्कि पुलिस को सूचित करें। पुलिस ने लोगों से संयम और सतर्कता बरतने की अपील करते हुए कहा है कि अफवाहों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय कानून पर भरोसा रखें। अपुष्ट फोटो, वीडियो या संदेश सोशल मीडिया पर साझा करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांचें। बोर्ड एग्जाम के दौरान सड़क जाम में नहीं फंसेंगे बच्चे, ट्रैफिक पुलिस ने की है ये विशेष व्यवस्था। जैक बोर्ड एग्जाम के दौरान किसी भी परीक्षार्थी को सड़क जाम की वजह से परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में देर न हो, इसके लिए रांची ट्रैफिक पुलिस के द्वारा विशेष व्यवस्था की गई। रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह के द्वारा खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जा रही है। मंगलवार को ट्रैफिक एसपी खुद हर स्कूल में घूम कर ट्रैफिक व्यवस्था संभालते नजर आए। रांची एसएसपी बोर्ड एग्जाम को लेकर गंभीर हैं। उनके निर्देशों के अनुपालन में वर्तमान में चल रही बच्चों की बोर्ड परीक्षा के दौरान यातायात व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मंगलवार को रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने रांची के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का विस्तृत निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान परीक्षा केंद्रों के बाहर सुरक्षा और पार्किंग स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई, जिससे छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। निरीक्षण के दौरान ट्रैफिक एसपी ने बताया कि बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रांची नगर क्षेत्र के सभी प्रमुख स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी अब सुबह 9 बजे की बजाय 8 बजे से ही शुरू कर दी गई है। इससे छात्रों के आने जाने के समय ट्रैफिक जाम की स्थिति टल सकेगी और परीक्षा केंद्रों तक पहुंच आसान हो जाएगी। ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने, अभिभावकों को सहयोग प्रदान करने और किसी भी संभावित समस्या का तत्काल समाधान करने के स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। ट्रैफिक एसपी ने अभिभावकों से विशेष अपील की है कि वे अपने बच्चों को समय पर स्कूल या परीक्षा केंद्र पहुंचाएं और अपनी गाड़ियों को केवल निर्दिष्ट पार्किंग स्थलों पर ही पार्क करें। साथ ही परिजन अवैध पार्किंग से बचें ताकि यातायात सुगम बना रहे और अन्य छात्रों को परेशानी न हो। रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि बोर्ड परीक्षा छात्रों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी का सहयोग अपेक्षित है। परीक्षा के समय शुरू किए गए निरीक्षण के दौरान पुलिस उपाध्यक्ष ट्रैफिक, स्थानीय थाना प्रभारी सहित अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि परीक्षा अवधि भर यातायात व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जाएगी और छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि रहेगी। पाकुड़ में मोबाइल धारकों के चेहरे पर प्रोजेक्ट डिवाइस ने लाई रौनक, 19 लोगों को लौटाया मोबाइल। पाकुड़ जिले के वैसे मोबाइल धारक जो अपनी मोबाइल के गुम या चोरी होने से परेशान थे, उनके चेहरे पर रौनक लाने का काम प्रोजेक्ट डिवाइस ने किया है। पुलिस प्रशासन ने मंगलवार को प्रोजेक्ट डिवाइस के तहत 19 वैसे मोबाइल धारकों जिनके मोबाइल गुम या चोरी हो गए थे, उन्हें लौटाने का काम किया है। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने मोबाइल धारकों को मोबाइल लौटाया और दोबारा चोरी या मोबाइल गुम न हो, इसके लिए सतर्क और सावधान रहने की अपील की। जिन मोबाइल धारकों को गुमशुदा एवं चोरी हुए मोबाइल लौटाया गया,
वे पाकुड़ जिले के मुफस्सिल पाकुड़िया, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एसपी ने बताया कि चोरी और गायब हुए जो मोबाइल बरामद हुए हैं उन्हें लौटाया गया है। एसपी निधि द्विवेदी ने बताया कि जिले के कई थानों में मोबाइल गुम होने की शिकायत दर्ज है। उन सभी मोबाइल को ट्रेस टीम में शामिल अधिकारी व कर्मी विशेष रूप से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द उन शिकायतकर्ताओं को मोबाइल ट्रेस कर लौटाने का काम किया जाएगा। एसपी ने बताया कि गुम हुए मोबाइल की बरामदगी में पुलिस अवर निरीक्षक गौरव कुमार, रवि शर्मा, विवेक कुमार, मनोज कुमार महतो और संजीव कुमार झा दल बल के साथ शामिल थे। तेज रफ्तार चलती कार के बोनेट पर लटका शख्स जान की मांगता रहा भीख, मर्सिडीज चालक का नहीं पिघला दिल। राजधानी रांची में हिट एंड रन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। डोरंडा थाना क्षेत्र में एक कार सवार ने मामूली विवाद के बाद एक युवक को अपनी कार के बोनेट पर कई किलोमीटर तक लटकाए रखा। इस दौरान युवक अपनी जान बचाने के लिए पूरे रास्ते संघर्ष करता रहा। पीड़ित युवक ने पूरे हादसे का वीडियो भी बनाया है। पीड़ित युवक मवाज खान ने बताया कि वो अपने छोटे भाई को स्कूल छोड़कर बाइक से डोरंडा की ओर जा रहा था। इसी दौरान एक कार ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मवाज ने कार चालक से कहा कि उसका ब्रेक टूट गया है, इसलिए ब्रेक बनवाने के पैसे दे दे और चले जाएं। लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि कार सवार ने कई वाहनों को धक्का मारते हुए निकलने की कोशिश की। इसी दौरान मवाज कार के बोनट पर जा गिरा। इसके बावजूद कार चालक ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि और तेज गति से चलाई। मवाज खान बोनट पर अटका रहा। लाख मिन्नत करने के बाद भी कार सवार ने गाड़ी नहीं रोकी और युवक को उसी हालत में लेकर अपने अपार्टमेंट तक पहुंच गया। पूरे रास्ते मवाज अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाता और चीखता रहा, लेकिन कार सवार ने उसकी एक नहीं सुनी। अपार्टमेंट पहुंचने के बाद कार सवार ने 4-5 लोगों के साथ मिलकर मवाज के साथ मारपीट भी की। किसी तरह अपार्टमेंट से फोन करके मवाज ने अपने परिजनों को सूचना दी। परिजन पहुंचे और उसे थाने ले गए। कार सवार की पहचान झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता मनोज टंडन के रूप में हुई। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। पीड़ित युवक का कहना है कि उसने केवल क्षतिपूर्ति के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन वकील ने कहा कि हाईकोर्ट में उनका आज पहला केस है, इसलिए उसे जाने दें। इसी पर विवाद हुआ, जिसके बाद ये घटना घटी। जैसे ही हाईकोर्ट के वकीलों को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने चीफ जस्टिस को सूचित किया। सीनियर अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि चीफ जस्टिस ने महाधिवक्ता को कानून के अनुसार कार्रवाई का समर्थन करने का निर्देश दिया है। थाने में वकील और पीड़ित के परिजनों की भीड़ लग गई। पीड़ित के पिता अरमान खान ने बताया कि वे आरोपी पर सख्त कार्रवाई चाहते हैं और इसके लिए एफआईआर दर्ज कराने आए हैं। उन्होंने कहा कि वे न्याय चाहते हैं और मामले को किसी धर्म से न जोड़ा जाए। धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान के घर की कुर्की जब्ती, कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई। धनबाद पुलिस ने मंगलवार को भगौड़े गैंगस्टर प्रिंस खान के वासेपुर स्थित घर की कुर्की जब्ती की। ये कार्यवाही कोर्ट के आदेश के आलोक में की गई। सुबह से ही वासेपुर के कमर मखदूमी रोड क्षेत्र में पुलिस वाहनों की आवाजाही बढ़ गई थी। बड़ी संख्या में पुलिस बल के पहुंचते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी थी। मौके पर प्रभारी डीएसपी विधि व्यवस्था नौशाद आलम, बैंक मोड़ थाना प्रभारी प्रवीण कुमार व भूली ओपी प्रभारी अभिनव कुमार दलबल के साथ मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई की निगरानी करते रहे। बताया गया कि कोर्ट से जारी कुर्की जब्ती आदेश के तहत पूर्व में की गई कार्यवाही में कुछ हिस्से शेष रह गए थे। मंगलवार को उसी प्रक्रिया को पूरा किया गया। इस दौरान घर की छत पर लगा शेड उखाड़कर जब्त कर लिया गया। पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी कराई गई ताकि कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। कार्यवाही के दौरान अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हालांकि पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। डीएसपी नौशाद आलम ने बताया कि ये कार्यवाही कोर्ट के आदेश पर की गई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि फरार आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। इलाके में इस कार्यवाही को लेकर दिन भर चर्चा का माहौल बना रहा। गिरिडीह में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 4 मोबाइल व 5 सिम कार्ड जब्त। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये जानकारी एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने पपरवाटांड स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना मिली कि ताराटांड थाना क्षेत्र के बड़कीटांड से जबरदाह जाने वाली सड़क के किनारे काजू बागान में बैठकर कुछ साइबर अपराधी फोन के माध्यम से लोगों से ठगी कर रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने बताए स्थान पर छापेमारी कर तीनों साइबर अपराधियों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों में सरिया थाना क्षेत्र के केशवारी गांव निवासी आशीष मंडल, रंजीत मंडल व अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के पंचनाव गांव का रामेश्वर मंडल उर्फ रमेश मंडल शामिल हैं। उनके पास से 4 मोबाइल फोन व 5 सिम कार्ड बरामद किए गए।
एसपी ने बताया कि गिरफ्तार युवकों ने बताया कि वे लोगों को बैंकों की फर्जी एपीके फाइल भेजकर व बैंक अधिकारी बनकर झांसे में लेकर ठगी करते थे। गिरफ्तार रंजीत कुमार मंडल के पास मिले मोबाइल नंबर पर 3 ऑनलाइन शिकायत दर्ज किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। वो साइबर ठगी मामले में पहले भी जेल जा चुका है। उसके मोबाइल में प्राप्त नंबरों पर विभिन्न राज्यों में 26 कंप्लेंट दर्ज हैं। बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक, सत्र के कार्यदिवस में फेरबदल, 21 को होगी 23 फरवरी की कार्यवाही। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से कैसे चले, इसको लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, आजसू विधायक निर्मल महतो आदि मौजूद थे। स्पीकर कक्ष में आयोजित इस बैठक में नगर निकाय चुनाव को लेकर 23 फरवरी की कार्यवाही को लेकर चर्चा हुई। साथ ही राज्य में हाल के दिनों में हाथी के बढ़ते प्रकोप और खनन पर विशेष चर्चा कराने की मांग की गई। बैठक में नगर निकाय चुनाव को लेकर सदन की कार्यवाही 23 फरवरी की जगह अनुपूरक बजट पर वाद विवाद 21 फरवरी को रखने का निर्णय लिया गया, जिसकी वजह से शनिवार होने के बावजूद इस बार 21 फरवरी को सदन की कार्यवाही होगी। ये निर्णय 18 फरवरी को सदन की कार्यवाही के बाद होने वाली कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिया जाएगा। आजसू विधायक निर्मल महतो ने कहा कि हाथी के प्रकोप और माइनिंग पर विशेष चर्चा कराने की मांग रखी गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कार्यसूची में फेरबदल पर निर्णय कार्यमंत्रणा की बैठक में लिया जाएगा। गौरतलब है कि 18 फरवरी को बजट सत्र औपचारिक रूप से शुरू होगा। इसके बाद 19 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और वाद विवाद होगा। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि विधानसभा सत्र कैसे सुचारू रूप से चले, इसी को लेकर बैठक हुई है। बता दें कि 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 का तृतीय अनुपूरक बजट पेश होगा, जिसके बाद 20 फरवरी को ही राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर और मतदान होगा। इसी दिन राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी लाए जाने की संभावना है। वहीं 24 फरवरी को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। निकाय चुनाव में पलामू के सभी मतदान केंद्रों पर तैनात होगा सशस्त्र बल, 35 से अधिक क्यूआरटी की होगी तैनाती। निकाय चुनाव को लेकर पलामू में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। सभी मतदान केंद्रों पर सशस्त्र बलों की तैनाती की जाएगी। मतदान को लेकर 35 से अधिक क्यूआरटी का गठन किया गया है। क्विक रिस्पांस टीम क्यूआरटी में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल है। इसके अलावा एसपी, एसडीपीओ एवं संबंधित थाना क्षेत्र के प्रभारी के पास अलग से क्यूआरटी टीम रहेगी। क्यूआरटी टीम बाइक पर रहेगी, जबकि उनके पास टीयर गैस भी रहेगा। पलामू पुलिस निकाय चुनाव को लेकर सख्त रवैया अपना रही है। आपराधिक छवि, आपराधिक इतिहास, जेल से बाहर निकलने वाले अपराधी का सत्यापन भी कर रही है। उसने 1410 लोगों का सत्यापन भी किया है, जबकि कई लोग थाना हाजिरी भी लगा रहे हैं। पलामू एसपी रीश्मा रमेशन ने बताया कि चुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मतदान केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, जबकि क्यूआरटी का गठन किया गया है। दरअसल पलामू में मेदिनीनगर नगर निगम, विश्रामपुर नगर परिषद, हुसैनाबाद, हरिहरगंज एवं छतरपुर नगर पंचायत क्षेत्र में चुनाव होना है। वोटिंग के दौरान नगर निगम क्षेत्र में सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जाएगी। पलामू में 246 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 141 संवेदनशील जबकि 40 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। हरिहरगंज का इलाका नक्सल प्रभावित रहा है। निकाय चुनाव को लेकर मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में पुलिस की विशेष निगरानी है। सबसे अधिक पुलिस बल एवं क्विक रिस्पांस टीम को नगर निगम क्षेत्र में ही तैनात किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र में 132 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। निकाय चुनाव को लेकर नगर निगम क्षेत्र में कई लोगों के खिलाफ 126 के तहत कार्रवाई हो रही है एवं कई लोगों से थाना हाजिरी भी शुरू की गई है। मालगाड़ी के टक्कर से हाथी के बच्चे की मौत, 4 घंटे तक ठप रहा रेल संचालन। झारखंड के बरकाकाना बरवाड़ी रेलखंड पर देर शाम एक दर्दनाक हादसे ने रेल यातायात को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। आमेलान और निद्रा स्टेशन के बीच एक मालगाड़ी की चपेट में आने से हाथी का एक शावक गंभीर रूप से घायल हो गया। देर रात उसकी मौत हो गई। घटना के बाद हाथियों का झुंड आक्रोशित होकर रेल पटरी पर डट गया, जिससे लगभग 4.5 घंटे तक परिचालन बाधित रहा। ये घटना चंदवा थाना क्षेत्र के पुत्री टोला गांव के पास हुई। शाम करीब 7:30 बजे से शुरू हुआ गतिरोध आधी रात तक जारी रहा। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मशाल जलाकर हाथियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन झुंड लंबे समय तक पटरी से हटने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार रात करीब 12 बजे के बाद हाथियों को सुरक्षित तरीके से हटाया गया। इसके बाद 12:20 में अप लाइन पर रेल परिचालन बहाल हो सका।
ट्रेनों के अचानक रुक जाने से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। खलारी स्टेशन पर खड़ी पलामू एक्सप्रेस के यात्रियों को सबसे अधिक दिक्कत हुई। ट्रेन 3 घंटे से अधिक समय तक रुकी रही। यात्रियों ने बताया कि एसी कोच में एयर कंडीशनर बंद हो गया, जिससे घुटन की स्थिति बन गई। पेंट्री कार की सुविधा नहीं होने के कारण खाने पीने की समस्या भी सामने आई। कई यात्रियों ने स्टेशन के छोटे स्टॉल से बिस्कुट और चिप्स खरीदकर भूख शांत की, जबकि कुछ ने आसपास रहने वाले परिजनों से भोजन मंगवाया। यात्रियों का कहना था कि यदि ट्रेन समय पर चलती तो वे अपने गंतव्य पर पहुंचकर भोजन और अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकते थे। अभियोजन व पुलिस की गंभीर लापरवाही, एनडीपीएस व आर्म्स एक्ट के दोषी को हाईकोर्ट से जमानत। झारखंड हाईकोर्ट ने एनडीपीएस व आर्म्स एक्ट मामले में दोषी युवक सूरज बनरा उर्फ करिया को जमानत दे दी है। अभियोजन पक्ष और पुलिस की गंभीर लापरवाही इसका कारण बना है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की अदालत ने एक क्रिमिनल अपील में ये आदेश दिया है। कोर्ट ने पाया कि बरामदगी सूची में आरोपी के हस्ताक्षर नहीं लिए गए हैं और नकद राशि की जब्ती में भी हस्ताक्षर नहीं है। आर्म्स एक्ट का स्वीकृति आदेश ट्रायल कोर्ट में भी एग्जिबिट नहीं किया गया। इस आधार पर कोर्ट ने दोषी की जमानत मंजूर की। अपीलकर्ता की ओर से सजा निलंबन और जमानत के लिए हस्तक्षेप याचिका दाखिल किया गया था। बचाव पक्ष ने तर्क दिया था कि बरामदगी सूची में अपीलकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है। आर्म्स एक्ट के तहत आवश्यक स्वीकृति आदेश यानी सैंक्शन ऑर्डर को ट्रायल में प्रदर्शित नहीं किया गया। अपीलकर्ता लगभग 18 महीने से अधिक समय से हिरासत में है। सरकार की ओर से एपीपी ने जमानत का विरोध किया कि आरोपी के घर से देसी पिस्तौल 331.53 या 353 ग्राम गांजा और 1,70,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। गवाहों और जांच अधिकारी ने भी अभियोजन के पक्ष का समर्थन किया है। डॉग बाइट मामलों पर सख्ती, झारखंड के सभी जिला अस्पताल बनेंगे मॉडल एंटी रेबीज क्लिनिक। रेबीज के बढ़ते खतरे को देखते हुए झारखंड में इसे नियंत्रित और समाप्त करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक रणनीति के साथ अभियान तेज कर दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने राज्य के सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वर्ष 2030 तक झारखंड को रेबीज मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके तहत राज्य के सभी जिला अस्पतालों को मॉडल एंटी रेबीज क्लिनिक के रूप में विकसित किया जाएगा। जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जिला अस्पताल में विशेष रूप से डेडिकेटेड कुंड वॉशिंग एरिया की व्यवस्था की जाएगी। यहां कुत्ता या अन्य जानवर के काटने की स्थिति में मरीज के घाव को कम से कम 15 मिनट तक बहते पानी और साबुन से धोने की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि समय पर और सही तरीके से घाव की सफाई रेबीज संक्रमण को रोकने में अहम भूमिका निभाती है। अभियान निदेशक ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी रेबीज सीरम की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है, ताकि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी समय पर इलाज मिल सके और गंभीर मामलों की संख्या को कम किया जा सके। वन हेल्थ अप्रोच के तहत मानव रेबीज को झारखंड स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना के माध्यम से पहले ही राज्य में नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया जा चुका है। इसके बाद अब डॉग बाइट के प्रत्येक मामले की रिपोर्टिंग IHIP IDSP पोर्टल पर अनिवार्य कर दी गई है। इससे मामलों की निगरानी और समय पर हस्तक्षेप को और मजबूत किया जा सकेगा। रामगढ़ आईजी ने की समीक्षा बैठक, संगठित अपराधियों पर सख्ती के निर्देश। बोकारो रेंज के आईजी सुनील भास्कर ने मंगलवार को रामगढ़ का दौरा किया। उन्होंने एसपी कार्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। संगठित अपराध पर रोक के लिए ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्ती बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने बैठक में विभिन्न कांडों में अब तक हुई कार्रवाई, लंबित कांडों की स्थिति, जमानत पर छूटे अपराधियों व निगरानी से जुड़े बिंदुओं पर विशेष चर्चा की। आईजी ने फरार अभियुक्तों, जेल से छूटे अपराधियों व निगरानी में रखे गए व्यक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। साथ ही CCTNS, डॉजियर, CCO व सर्विलांस से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र के थानों में लंबित कांडों का निपटारा जल्द करने व अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।